हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज का मेरा 7वां सेशन में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत पढ़ने वाले हैं, जिसमें तुर्कों का आक्रमण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और तुर्क से करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद गौरी। क्योंकि मोहम्मद गौरी का कुछ पार्ट बचा हुआ था ना, इसीलिए इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, मोहम्मद गौरी जब भीम द्वित ने उसे हराया था, तो उसके माँ के कहने पर जब छोड़ दिया था, तो सिंध और कश्मीर में जाकर अधिकार कर लिया था मोहम्मद गौरी। और उसी समय हमारे भारत में दिल्ली, अजमेर और सांभर में शासन कर रहा था कौन? पृथ्वीराज चौहान। उसी समय इसी के कंटेम्परेरी दिल्ली, अजमेर और सांभर में शासन कर रहा था पृथ्वीराज चौहान। और इसी के कंटेम्परेरी माने इन दोनों के समकालीन कन्नौज में शासन कर रहा था राजा जयचंद, जो गढ़वाल वंश का शासक था। किस वंश का शासक था दोस्त? गढ़वाल वंश का शासक था। और उसकी बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। राजा जयचंद की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। और वो कहाँ का राजा था? कन्नौज का। कन्नौज का राजा हुआ करता था। और एक समय की बात है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी को और वगैरह वगैरह को हराया, तो पृथ्वीराज चौहान इसके बाद प्रेम प्रसंग में लग गया। वो प्रेम करने लगा। किससे? राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम प्रसंग में लीन हो गया। उससे प्रेम करने लगा और प्रेम करके वो संयोगिता से विवाह करना चाहता था। और यह बात नहीं चाहता था, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था। किसको? उसके पिता राजा जयचंद को। जब पृथ्वीराज चौहान उसके बेटी से प्रेम कर रहा था, तो यही बात पसंद नहीं था। किसको? राजा जयचंद को। और इधर राजा जयचंद से मतभेद तो पृथ्वीराज चौहान को हो ही रहा था। और इधर एक बार और आक्रमण करने के लिए पृथ्वीराज चौहान पर इधर रणनीति तैयार कर रहा था कौन दोस्त? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी अपना रणनीति तैयार कर रहा था। तो पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी ने 1192 में द्वितीय तराइन का युद्ध लड़ा। मोहम्मद गौरी ने 1192 में द्वितीय तराइन का युद्ध लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। लेकिन दोस्त, द्वितीय तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को सहायता कौन कर रहा था? ये राजा जयचंद। क्यों सहायता कर रहा था? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से उसे बदला लेना था। किस बात का? अपने बेटी से जो प्रेम किया करता था, इसी बात का बदला लेना चाह रहा था। इसीलिए राजा जयचंद सहायता कर रहा था मोहम्मद गौरी को। और राजा जयचंद के सहायता से ही मोहम्मद गौरी ने 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर हत्या कर दिया। कहने का मतलब दोस्तों, वो पृथ्वीराज चौहान जो 17 बार मोहम्मद गौरी को हराकर माफ कर चुका था, बस एक मौका मिलते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उसकी हत्या कर दिया। लेकिन एक सवाल और भी उठता है दोस्तों, ये इतिहासकार कहता है कि इसको हत्या कर दिया गया,
लेकिन पृथ्वीराज चौहान का आत्मकथा या जीवनी लिखा कौन था? इसी का दोस्त या मित्र लेखक था कौन? चंद्रबरदाई। कौन था दोस्त? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में ऐसा लिखा है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था तो उसकी हत्या नहीं बल्कि उसे अंधा करवा दिया गया था। ये बात कौन कह रहा है? चंद्रबरदाई। लेकिन इतिहास कह रहा है, इतिहासकार का कहना है कि इसकी हत्या कर दिया गया। और चंद्रबरदाई का कहना है कि जब अंधा कर दिया तो उस पृथ्वीराज चौहान को और साथ में माने हमको यानी चंद्रबरदाई को बंदी बनाकर मोहम्मद गजनबी चला गया। कहाँ लेकर? गजनी। गजनी लेकर चला गया मोहम्मद गौरी, गजनी लेकर चला गया। और एक समय की बात है दोस्त, ये चंद्रबरदाई कह रहा है, एक समय की बात है जब मोहम्मद गौरी गजनी में राजकीय खेलों का आयोजन कर रहा था, राजकीय खेलों का आयोजन कर रहा था, तो उस समय में चंद्रबरदाई ने कहा, चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा कि जिसको आप बंदी बनाकर यानी पृथ्वीराज चौहान को आप बंदी बनाकर लाए हैं वो भी बहुत बड़ा कला का कौशल जानता है, वो भी बहुत बड़ा कला जानता है। तो कहा क्या कला जानता है? मोहम्मद गौरी ने पूछा। तो कहा ये शब्द वेदी बाण चलाना जानता है पृथ्वीराज चौहान। कहने का मतलब जहां से शब्द आएगा वहां से वो बिना देखे हुए तीर मारकर उस व्यक्ति को हत्या कर देगा या मार देगा। वो शब्द वेदी बाण चलाना जानता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। इस बात को भरोसा नहीं कर रहा था मोहम्मद गौरी। कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है कि पृथ्वीराज चौहान ऐसा कर सकता है। लेकिन चंद्रबरदाई ने शर्त लगा लिया कि नहीं, आप एक मौका दीजिए पृथ्वीराज चौहान को, इस कला का कौशल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप उनके बेरिया खुलवाइए, बेरिया यानी जंजीर खुलवाइए, और इस कला का कौशल मैं अभी दिखाता हूँ। बस इसी बात से मोहम्मद गौरी प्रभावित हुआ और पृथ्वीराज चौहान के बेरिया खुलवाया और उसके हाथों में धनुष और बाण दे दिया, धनुष और बाण दे दिया, और वो अपने सिंहासन पर बैठ गया। और शब्द कहते ही, कहने का मतलब मोहम्मद गौरी शब्द कहेगा सुल्तान को बाण छोड़ने के लिए, और पृथ्वीराज चौहान बाण छोड़ देगा, क्योंकि शब्द वेदी बाण में यही होता है। तब चंद्रबरदाई ने कहा, जब धनुष और बाण इसके हाथों में थमा दिया गया तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इसीलिए हे पृथ्वीराज चौहान, तुम चूकना मत। तुम्हारा ये अंगूठा और ये 4 अंगुलियां इस बात का प्रमाण है कि तुम बाण छोड़ोगे तो बिल्कुल मोहम्मद गौरी के सीने में जाकर लगेगा और वो ढेर हो जाएगा, और वो ढेर हो जाएगा। तुम चूकना मत। बस मोहम्मद गौरी ने शब्दवेदी बाण चलाने को कहा, और आवाज सुनते ही इधर पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण छोड़ दिया जहां से आवाज आया था। और आवाज आते ही पृथ्वीराज चौहान वहीं पर बाण छोड़ा जहां से आवाज आया था, और जाकर मोहम्मद गौरी के सीने में जाकर लगा, और वहीं पर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी ढेर हो गया। कहने का मतलब 1192 के द्वितीय तराइन युद्ध में
जो हारा था पृथ्वीराज चौहान, इसका बदला उन्होंने गजनी में जाके मोहम्मद गौरी से चुका लिया। लेकिन इस कहानी का पात्र कौन है दोस्त? चंद्रबरदाई। ये एक बिल्कुल काल्पनिक घटना है। इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। ये सिर्फ चंद्रबरदाई का कहना है कि ये ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और इतिहासकार कहते हैं कि केवल 2 युद्ध लड़ा गया। 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध और 1192 में द्वितीय तराइन का युद्ध लड़ा गया। लेकिन ये बात बिल्कुल काल्पनिक है दोस्तों, ये बात बिल्कुल काल्पनिक है। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। 1192 में भारत में आगमन हुआ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नामक एक सूफी संत का। 1192 में ही आया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो एक सूफी संत था। वो अपना कॉटेज कुटिया कहाँ पर बनाया? जाकर के अजमेर में। और इन्होंने ही, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही भारत में सूफीज़म की स्थापना किया। और सूफीज़म की स्थापना किया यानी सूफी मुस्लिम का स्थापना किया। और इसका मृत्यु अजमेर में ही हो गया। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है दोस्त? दरगाह अजमेर शरीफ में है। माने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह अजमेर शरीफ। लेकिन एक सवाल इसमें से छूट गया है पीछे। जब पृथ्वीराज चौहान को हत्या किया था तो भारत में सबसे पहली बार मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म की स्थापना कर दिया। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हत्या करके इस्लाम धर्म का स्थापना कर दिया। अब आगे आइए दोस्तों, यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कब्र कहाँ पर है? दरगाह अजमेर शरीफ में। इसे दरगाह अजमेर शरीफ कहा जाता है। और एक बात और आगे बात, 1193 में अपनी राजधानी मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को बना लिया। मोहम्मद गौरी ने 1193 में अपनी राजधानी कहाँ बना लिया दोस्त? दिल्ली में। और 1194 में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच, 1194 में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच एक युद्ध लड़ा गया जिसे कहा जाता है चंदावर का युद्ध। और इस चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को पराजित करके उसकी हत्या कर दिया। राजा जयचंद को पराजित करके उसकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। क्यों दोस्तों? क्योंकि मोहम्मद गौरी का क्या राजा जयचंद कोई रिश्तेदार लगता था? इसीलिए अगला टारगेट बनाया राजा जयचंद पर, बल्कि बेचारा सहायता किया था और हत्या कर दिया। अगला, मोहम्मद गौरी का दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी की सहायता से चंदावर का युद्ध जीता गया था। इसी की सहायता से चंदावर का युद्ध जीता गया था। इसीलिए उन्होंने खुश होकर अपना सेनापति बना लिया, जो कि दामाद था मोहम्मद गौरी का। और अगला बात हम कहें दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे। पहला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका दामाद था। दूसरा कुबाचा, तीसरा यलदौज, और चौथा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिन्होंने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। यही वो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी वो व्यक्ति है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था हमारे बिहार के। और फिर से एक बार चर्चा करते हैं इसके गुलाम के बारे में। पहला गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका दामाद था। दूसरा कुबाचा, तीसरा यलदौज,
और चौथा था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी।